बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 जो है अब हम करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने पार्ट 1 को बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और अगर आप पार्ट 2 अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि पार्ट 1 के लेक्चर को अच्छे से नोट करना है। कम से कम 2 दफ़ा आपने उस वीडियो को देखना है। ये मैंने बात ख़ास तौर पे समझाई थी। पार्ट 2 जिन बच्चों ने इस बात पर अमल किया होगा उनके लिए तो बड़ी सहूलत हो गई होगी, और जिन्होंने अमल नहीं किया वो परेशान होंगे। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्विक रिव्यू कर लें, पार्ट 1 में किस किस चीज़ को डिस्कस किया। उसके नाम देखा होगा आपने, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से शुरू किया था। बल्कि हमने एक क्वेश्चन जो है सबसे पहले ये देखा था कि इंडिया में मुसलमान आए कैसे। पाकिस्तान स्टडीज़ या मुताल्ला पाकिस्तान तो हम बाद में देखेंगे, पाकिस्तान बना कैसे। सवाल ये पैदा होता है इंडिया में मुसलमान आए कैसे। इससे हमने जो है वो सिस्टम शुरू किया था ये, तो उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक इंडिया में मुसलमान पहुँचे नहीं हैं, इसी के लिए हमने सारा बैकग्राउंड देखा था। प्रॉफिट्स, इस्लाम जितने भी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तख्लीक कायनात के हवाले से हमने डिस्कस किया, अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया। और 1,24,000 पैगम्बरों में से सेकंड लास्ट पैगम्बर जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश, दुनिया में आना और वक्त का 2 हिस्सों में टूट जाना, इसको हमने डिस्कस किया था, जिससे AD और BC का कॉन्सेप्ट निकलता है। आज 2022 AD है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम आगे चले थे 571 AD के अंदर लास्ट प्रॉफिट अल्लाह ताला के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में आना। कब? 571 AD में। उससे आगे हम चले थे 610 AD, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड, उसको हमने देखा था। और उसके बाद 622 AD, ये वो साल है जिसमें हमने ये देखा था कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है मक्के से मदीने की तरफ। ये हिस्टोरिकल इवेंट था, ये बहुत बड़ा इवेंट था। और इसी इवेंट से, इसी हिजरत से मुसलमानों का हिजरी साल शुरू होता है। ये हमने इक्वेट किया था कि 622 = 0 हिजरी। ये आप ये कह लें, क्योंकि एक साल तो पूरा होगा तब एक हिजरी होगी ना। तो 622 से 623 एक साल पूरा हो गया। AD में हो गया ना, 622 से 623 एक साल पूरा हो गया। ये हो गया फर्स्ट हिजरी, फर्स्ट हिजरात जिसको हम कहते हैं। पहला हिजरी साल मुकम्मल हो गया 623 में। ये बात जहन में रखनी है। फिर हमने आगे देखा था कि 623 से फिर हम आगे चले थे, 632 तक हमने देखा था। 632 AD आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया था। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया था 632 AD में, 63 साल की उम्र में, 63 ईयर्स की एज में। और उसके बाद यहाँ से फिर खिलाफत राशिदा ये शुरू हुई थी, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे थे। और मैंने कहा था थक गया हूँ भाई, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास 4 खुलफाए राशिदीन जो है वो आते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका टाइम पीरियड 2 साल है, इसको हमने डिस्कस किया था। 632 AD से 634 AD तक ये 2 साल का टाइम पीरियड जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले खलीफा इस्लाम के। उसके बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक, इनका 10 साल टाइम पीरियड था, 634 से 644 AD तक। ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इस 10 साल के टाइम पीरियड में हुआ क्या था, मुसलमानों ने किया क्या था। क्या वो मक्के मदीने तक महदूद रहे थे, जिसको मौजूदा सऊदी अरब कहा जाता है, वैसे इसका नाम हिजाज था,
क्या बस मक्के मदीने तक मुसलमान थे? नहीं, आपकी सोच से बाहर होगा कि इन 10 साल के टाइम पीरियड में 634 से 644, ये जो 10 साल का हज़रत उमर का टाइम पीरियड है, इसमें मुस्लिम आर्मीज़ जो हैं वो निकल गई थी आगे। उस वक्त की 2 सुपर पावर्स थी, एक ईरान था, ठीक है, एक ईरान था और दूसरा रोम था। ये 2 सल्तनतें थीं, सल्तनत ईरान या सल्तनत फ़ारस भी इसको कहते हैं, फ़ारस की सल्तनत। दूसरी सल्तनत थी सल्तनत रोम। सल्तनत रोम जो थी ये ईसाइयों की सल्तनत थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी। और ये सल्तनत ईरान, अभी मौजूदा ईरान नहीं, मौजूदा ईरान में तो मुसलमान है ना, उस वक्त का जो ईरान था उसमें लोग आग की पूजा करते थे। आग की पूजा करने वालों के मज़हब को ज़रतिश्त कहा जाता है, ज़े रे ते शीन और ते। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आग की पूजा करने वाले थे उस वक्त के ईरानी, और इसको पर्शिया भी कहा जाता है, पर्शिया, ठीक है। तो ये पर्शिया, फ़ारस, ईरान, ये एक सुपर पावर और दूसरी सुपर पावर्स रोम की थी। ये ईसाइयों की थी, ये ज़रतिश्त मज़हब वालों की थी, आग की पूजा करने वालों की थी। तो यहाँ से मुस्लिम आर्मीज़ आगे चली थी फिर, ठीक है। आज की 2 सुपर पावर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एक सुपर पावर को तो पता है दुनिया में आपको, अमेरिका है यूएस, और दूसरी सुपर पावर अभी भी मौजूद है, आपको पता होना चाहिए, वो रशिया है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत सुपर पावर है इस वक्त भी दुनिया की। इसी तरह उस ज़माने में भी 2 सुपर पावर्स थी। आप देखें अभी अमेरिका से और रशिया से पंगा लेना आसान थोड़ी ना कोई है, बहुत बड़े मुल्क हैं, बहुत पावरफुल मुल्क हैं, है ना। बिल्कुल इसी तरह उस वक्त जो है वो ये सल्तनत रोमा, सल्तनत ईरान, ये 2 बड़ी सल्तनतें थी। इनसे टक्कर लेना आसान नहीं था, लेकिन मुसलमान जो थे उस वक्त उनका ईमान बड़ा पुख्ता था, अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन था, और वो आगे चलते चले गए। एक साइड से ईरान में घुस गए मुस्लिम आर्मीज़, और दूसरी साइड से रोम में जो है वो इन हो चुके और आगे बढ़ते चले गए। आपको हैरानी होगी ये बात सुन के। फिर हमने ख़ास तौर पे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था, क्योंकि ये बातें अभी मैं कर रहा हूँ सही तरह से जहन में बैठ नहीं रही, तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को जो है वो ख़ास तौर पे आपको समझाया था कि हमारी अर्थ जो है इसके ऊपर कितना % पानी है और कितना % खुश्की है। और वो जो लैंड है उसका हमने बताया था कि उस लैंड को हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में तोड़ दिया था। उन 7 कॉन्टिनेंट्स या 7 बर्रे आज़मों के नाम भी मैंने आपको बता दिया था। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका पे आबादी नहीं है क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। और दुनिया के नक्शे पे फिर मैंने आपको इन 7 कॉन्टिनेंट्स का बताया भी था कि ये किस किस जगहों पर है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर मैंने आपको मैप का बताया था कि ये जो है कोई भी मैप हो उसका टॉप पोर्शन जो है वो नॉर्थ कहलाता है हमेशा, और उसके बिल्कुल अपोजिट साउथ होता है। कोई भी मैप आप उठा लें, ये वर्ल्ड मैप बनाया मैंने, और नॉर्थ के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है और बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो वेस्ट होता है। नॉर्थ को शुमाल कहते हैं, साउथ को जुनूब कहते हैं, और ईस्ट को मशरिक कहते हैं, और वेस्ट को मगरिब कहते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका है वो इस जगह पर आता है, साउथ अमेरिका है ये देखें साउथ के पास आ गया, और बीच में फिर मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर हमारे पास ये क्या है, ये अफ्रीका है, और इसके साथ ये क्या है, दूसरा कॉन्टिनेंट, ये एशिया है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मैंने आपको बताया था। और अफ्रीका, एशिया और इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये यूरोप है। और इस साइड पे आगे चलें तो एशिया से हट के यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आ जाता है। ये 7 कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ के टॉप पर ये एंटार्क्टिका आ गया, एंटार्क्टिका। 2 पोल भी मैंने आपको बताए थे, नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है। तो एंटार्क्टिका यहाँ आ गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, उसके बाद अफ्रीका और एशिया। हमारा टारगेट जो है वो ये 3 कंट्रीज़ हैं इस वक्त, ये 3 कॉन्टिनेंट हैं इस वक्त, ज़रा इनको जहन में रखिएगा। और इन 3 कॉन्टिनेंट में से जो एशिया है यहाँ पर
हिजाज या अरब मौजूद है। इसको पहले अरब कहा जाता था पूरे ख़ित्ते को। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि इस अरब ख़ित्ते के अंदर ये नहीं था कि ये जो है वो सऊदी अरब है। आज तो आपको इस अरब ख़ित्ते के अंदर क्या क्या नज़र आता है आपको? अरब में अभी आज मौजूद सऊदी अरब है, यमन है, मस्कत है, अमान है, UAE है ना, ये आप नाम सुनते हैं, ये सारी की सारी अरब कंट्रीज़ हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ पहले नहीं थी, ये बात को ज़रा समझिएगा। ये पूरा ख़ित्ता अरब कहलाता था, समझ आ गई बात? और किस जगह पे था? इस जगह पे था, ये रहा अरब, इसको अरब कहते हैं। इसके साथ उस ज़माने में पाकिस्तान नहीं था। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ अरब के साथ ऊपर फिर मैं आपको बताया था यहाँ पर इराक़ है, यहाँ पर शाम है, अरब के साथ इधर ईरान है, ये रहा ईरान, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यूरोप शुरू हो जाता है उसके बाद। तो ये अरब हो गया, ईरान हो गया, ये इराक़ हो गया और ये शाम हो गया। मेन पोर्शन ये है। ईरान के साथ ये अभी मौजूदा, अब हम ईरान के साथ पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, ईरान के साथ ये हिंद आ जाता है, हिंद, हिंदुस्तान। पहले पाकिस्तान तो नहीं था ना उस ज़माने में, ये हिंद का टुकड़ा कहलाता था। यहाँ पे छोटा सा श्रीलंका है। आज इस हिंद के जो टुकड़े बने हुए हैं वो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान बन चुका है, एक हिस्सा इसका बांग्लादेश बन चुका है, एक हिस्सा इसका छोटा सा नेपाल बन चुका है, एक हिस्सा छोटा सा इसका भूटान बन चुका है। ये सब ये इधर है, ये रहा। जूम करके देखिएगा ज़रा, नज़र आ रहा है? ठीक हो गई बात? अच्छा, इसके साथ ये हो गया पूरा हिंद या हिंदुस्तान, ये ईरान हो गया, ये अरब का ख़ित्ता हो गया। इसके ऊपर ये इराक़ है, ये शाम है, ठीक है। ये मत भूलिएगा कि इसके साथ यहाँ पर ये अफ्रीका लगता है और अफ्रीका में ये मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। आपको उर्दू में भी नाम पता होने चाहिए, इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। मिस्र जो है इसको इजिप्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर यह अफ्रीका, यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, भी मैंने आपको बात बताई थी। इसमें जो ख़ास कंट्री है जिससे हमारा ताल्लुक़ बनता है इस यूरोप में, वो बिल्कुल यूरोप के आखिर में यहाँ पर आती है और उसको हम कहते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड, इसी इंग्लैंड को उर्दू में इंग्लिस्तान कहा जाता है, इंग्लिस्तान। इसी इंग्लैंड को यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। और यहीं के रहने वालों को अंग्रेज़ कहा जाता है। आपने पाकिस्तान स्टडी थोड़ी तो पढ़ी होगी ना, अंग्रेज़ आ गए, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। इंडिया वालों को भी, हिंदुओं को भी अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। ये अंग्रेज़ आए कहाँ से थे? अब ज़रा देख लें आप, ये यहाँ से आए थे। ये यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है और उसका ये जो मुल्क है इंग्लैंड, ये यहाँ से चले थे और यहाँ पर आए थे। ये मैंने बनाया, ये आखिर में क्या बनाया था? ये इंडिया बनाया था, ये इंडिया। यहाँ से ये अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, इंडिया। और मुसलमान कहाँ से आए थे? सऊदी अरब से। ये देखें, इंडिया के साथ ईरान है, लोकेशन मत भूलिएगा। अच्छा, इस साइड पर अफ़गानिस्तान भी है, ये अफ़गानिस्तान भी। ईरान, ये इंडिया हो गया, इंडिया के साथ ईरान हो गया, ईरान के साथ अरब हो गया। पाकिस्तान अभी नहीं बना है, पाकिस्तान इधर बनेगा, ये कोने में बिल्कुल ईरान के साथ लगती है ना, हमारी एक बॉर्डर ईरान के साथ लगती है, पता है आपको, और अफ़गानिस्तान के साथ भी लगती है। तो ये पाकिस्तान अभी बना नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये पूरा ख़ित्ता हिंद कहलाता है, इसके साथ ये ईरान है। ये ईरान कौन सी? वही ईरान जिसकी बात की जा रही है अभी। और ये अरब आ गया, और अरब में ये कोने में मक्का मदीना है, बिल्कुल एंड में जाके। ये बात मैंने समझाई तफसील से। ये ज्योग्राफी को जहन में रखना ज़रूरी है, वरना आपके सर पे से गुजर जाएगा सब कुछ। बहरहाल तो ये सऊदी अरब के अंदर या अरब के अंदर ये मक्का मदीना यहाँ पर है मुसलमान। यहाँ से फिर ये किस टाइम पीरियड में, याद आ गया, 634 से 644 AD हज़रत उमर का टाइम पीरियड है। अब ये जो इराक़ है, शाम है, ये क्या है? ये आपको बता दूं, इराक़ और शाम ये रोम है, सल्तनत रोमा के सूबे कहलाते थे उस वक्त। सल्तनत रोम के ये सूबे थे, शाम, इराक़, समझ में आ गई बात, अफ़गानिस्तान, ये सब सल्तनत रोम के। और ईरान भी इसी तरह बहुत बड़ा था। ये भी छोटा सा ईरान लग रहा है, बहुत बड़ा ईरान था। ये दो सुपर पावर्स थी उस वक्त। मुसलमान यहाँ से मक्के मदीने से निकल के
इन्होंने पहले पूरे अरब को फतह किया, क्योंकि अरब में सिर्फ मक्का मदीना तो नहीं है ना, अरब में और भी बहुत सारे शहर। तो सबसे पहले मुसलमानों ने क्या किया है कि अरब को फतह किया, इन पे अटैक किया, यहाँ पर हमले किए, और उसके बाद यहाँ इन इलाकों पे कब्ज़े शुरू किए, इनको फ़तह करते हुए चले गए। उसके बाद ये ईरान में घुस गए यहाँ पर, और इस तरफ से इराक़ में घुस गए। दो डायरेक्शन देख लें, यहाँ से ईरान और ऊपर से इराक़, इराक़ से होते हुए ये शाम, शाम से होते हुए ये मिस्र। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये जो शाम आपको नज़र आ रहा है, शाम के साथ ही इसी तरफ बराबर में फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन में ही अभी मौजूदा इसराइल भी है। यहाँ पर इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, उस वक्त इसराइल नहीं था, इसराइल अभी बना है, ठीक है। उस वक्त यहाँ फ़लस्तीन था, शाम के साथ फ़लस्तीन। तो बहरहाल सल्तनत रोमा को अगर देखते हैं तो उसके अंदर शाम भी है, इराक़ भी है, फ़लस्तीन भी है, मिस्र भी है। बहुत बड़ी सल्तनत थी ईसाइयों की। और ऊपर चले जाएं तो फिर ये तो पूरा का पूरा यूरोप, अभी भी आपको पता है कि यूरोप में सारे ईसाई हैं। यूरोप के अंदर इंग्लैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब के सब लोग मेजॉरिटी क्या हैं, पोलैंड है, यूक्रेन, ये सब के सब क्या हैं, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो ये बहुत बड़ी सल्तनत थी, सल्तनत रोमा। 3 कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, एशिया का ये टुकड़ा सल्तनत रोमा के अंदर आ रहा है, और अफ्रीका सल्तनत रोमा के अंदर आ रहा है। अंदाज़ा करें कितनी बड़ी सल्तनत है, 3 कॉन्टिनेंट पे फैली हुई सल्तनत है। और ये ईरान भी इसी तरह बहुत बड़ा था। ये 2 सुपर पावर्स थी, इनकी आपस में जंगें चलती रहती थी। अरब लोगों का तो कोई नाम ही नहीं था, ये कुछ भी नहीं थे। अरब लोग जो थे ये तो कबीलों में रहते थे अपने, इनके अपने ही मसले थे। तो बहरहाल यहाँ से मुसलमान चले हैं, अरब से ईरान को फतह करते हुए आगे चले गए, और इराक़ को फतह करते हुए आगे गए, शाम में गए, फ़लस्तीन को फतह किया, मिस्र को भी फतह कर लिया। ये सब किस टाइम हुआ? ये इस टाइम पीरियड में हुआ। और ये कौन सा टाइम पीरियड था? हज़रत उमर फ़ारूक का टाइम पीरियड था, दूसरे खलीफा। 644 AD के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो भी शहीद कर दिए गए, और उसके बाद तीसरे खलीफा आए। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से ये आगे मुसलमान यहाँ से इंडिया कैसे गए। अभी इंडिया जाने वाली बात रहती है, अभी उसको आते हैं, उसकी तरफ आते हैं कि ये आखिर में जो इंडिया है यहाँ से यहाँ वहाँ कैसे गए, इसको देखते हैं। बहरहाल 644 AD। अब आगे चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का टाइम पीरियड, यहाँ पर शहीद कर दिया गया हज़रत उमर फ़ारूक को 644 AD में। इसके बाद आगे टाइम पीरियड चलता है, तीसरे खलीफा कौन से? हज़रत उस्मान। नोट्स में डालिए, नोट करते रहिए ये चीज़ें। हज़रत उस्मान का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड है 12 साल, 644 से 656 AD तक का तीसरे खलीफा। हज़रत उस्मान को भी फिर शहीद कर दिया गया। और उसके बाद 656 से 661 AD, 4 या 4.5 या 5 साल का टाइम पीरियड जो है वो चौथे खलीफा कौन बने थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये 4 खुलफाए राशिदीन का टाइम पीरियड, दोबारा रिपीट कर दूं, 632 से 634 हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, 634 से 644 दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे खलीफा 644 से 656 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे खलीफा 656 से 661। पाँचवें खलीफा जो बने थे हज़रत अली के साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन बदकिस्मती से ये जो टाइम पीरियड था ना हज़रत अली का, हज़रत उस्मान से लेके हज़रत अली तक ये जो टाइम पीरियड था, इसमें उम्मत के अंदर इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए थे। उसकी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक भी नहीं है, और इस पे जो है वो फिर इख्तिलाफ़ात भी जन्म लेते हैं। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है यहाँ पर, तो बात फिर जो है ना वो चली जाएगी क्लैश की तरफ, लड़ाई की तरफ चली जाएगी। तो इसको मैं तो छेड़ना ही नहीं चाहता, इस मौजू को जो है ना। बहरहाल ये 644 हज़रत उमर फ़ारूक शहीद हुए, और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी आए 644 में, और उसके बाद से जो है उम्मत के अंदर इख्तिलाफ़ात शुरू होना शुरू हो गए। मुनाफिकों का बड़ा ज़ोर था बेसिकली जो है, तो यहाँ पर उम्मत जो है वो बट गई थी 2 हिस्सों में। बहरहाल तो 644 से 656 और फिर 661, ये जो 2 खुलफाए राशिदीन हैं आखिर के, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली,
इनका टाइम पीरियड जो है वो उम्मत में इख्तलाफात का बाइस बनता रहा। इनके टाइम पीरियड में जो है वो मुसलमानों के आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए। देखें, बड़ा हसास मौजू है, इसलिए बोलते हुए भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बहरहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम आर्मीज़ रुक गई थी। नहीं, मुस्लिम आर्मीज़ रुकी नहीं थी, इस बात का ध्यान रहे। मुस्लिम आर्मीज़ अपना काम कर रही थी। आगे से आगे जो है वो सल्तनत ईरान के अंदर भी, सल्तनत रोमा के अंदर भी जो है वो मुसलमान इलाकों पे इलाके फ़तह किए जा रहे थे। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। उसके बाद 5वें खलीफा जो बने 661 में हज़रत अली को भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद 5वें खलीफा जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो 6 माह सिर्फ जो है वो खलीफा रहे। उसके बाद उम्मत में इख्तलाफात इतने हो गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खलीफा बनने का कोई शौक़ नहीं है और मैं जो ना खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। तो हज़रत इमाम हसन ने ख़ुद ही जो है वो खिलाफत छोड़ दी थी। ये वो टाइम पीरियड था 6 माह के बाद, 661 में ही आपको पता होना चाहिए। इसी साल 6 माह बाद जब हज़रत इमाम हसन ने खिलाफत ख़ुद छोड़ दी कि मुसलमान आपस में लड़ाई ना करें, उम्मत में अमन कायम रहे, उसके बाद तारीख़ इस्लाम के अंदर मौरूसी सिस्टम चलता है। देखिए, ये जो 4 खलीफा बने थे ना, ये बने थे मजलिस शूरा के। मजलिस शूरा आपको पता है किसको कहते हैं? ऐसी मजलिस, ऐसे लोगों का इज्तमा जो कि साहिब अक़ल हो, साहिब इल्म हो, साहिब सरवत हो और साहिब दीन हो। यानी कि एक मुकम्मल जो है वो मोमिन आदमी हो, दीन की समझ बूझ रखने वाला हो, खौफ खुदा रखने वाला हो, दुनियावी दीनी इल्म रखने वाला हो, साहिब सरवत हो। ऐसे शख्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं एक जगह पर और आपस में सलाह मशवरा करके बादशाह का या खलीफा वक्त का इंतखाब करते हैं आपस में सलाह मशवरे से। वोटिंग सिस्टम नहीं है, ये गधे घोड़े सब बराबर हैं, चलो भाई। ये गधा गाड़ी चलाने वाला जो है उसको नहीं अंदाज़ा नहीं है कि यार ये किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, वोट दे दिया। नहीं, वहाँ पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था। रियासत के पढ़े लिखे लोग, साहिब ईमान लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, आपस में सलाह मशवरा करते थे और किसी एक शख्स को जो है वो मुंतखब कर लेते थे। ये इस्लाम का तरीका है, इसको कहते हैं मजलिस शूरा। बात समझ आ रही है आपको? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतखाब भी मजलिस शूरा नहीं किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन थे लोग जो इन सारी शराइत पे पूरा उतरते थे? ऑब्वियस सी बात है, कौन है? जितने सहाबा कराम हैं वो। तो सहाबा कराम की मजलिस शूरा के सलाह मशवरे के बाद पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा हज़रत अली और 5वें खलीफा जो थे हज़रत इमाम हसन, वो भी मजलिस शूरा के तहत ही आए थे। ऐसा नहीं था कि आप अगर बादशाह हैं तो आपका बेटा जो है वो आपके जाने के बाद बादशाह बन जाएगा। इसको कहते हैं मौरूसी सिस्टम, जिसमें विरासत हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि बेटे को कुछ आता जाता नहीं है, चलो भाई बाप जो है बादशाह है, चलो बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा बादशाह बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही है बात? लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर उम्मत में जो है वो हज़रत इमाम हसन के बाद खिलाफत का जो सिस्टम शुरू हुआ वो एक फ़ैमिली में शुरू हो गया। अब ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये उमवी खिलाफत कहलाती है। बस इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, उमवी खिलाफत कहलाती है। उमवी खिलाफत के पहले खलीफा जो हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद दूसरे खलीफा इनके बेटे, तीसरे खलीफा उनके बेटे, चौथे खलीफा उनके बेटे, 5वें खलीफा उनके बेटे, छठे खलीफा उनके बेटे। तो ये लगभग जो है वो 600। अब ये उमवी खिलाफत का टाइम पीरियड देखें ज़रा, क्योंकि एक ही फैमिली में खिलाफत चल रही है ना, बादशाह ट्रांसफ़र हो रही है, बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा। तो 661 से ये 749 तक, 749 तक ये उमवी खिलाफत का टाइम पीरियड है। ये नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में डाल लीजिए, बहुत काम आएंगे आप, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपकी सोच से बाहर है। नोट्स में डाल लें इनको। आगे चलते हैं, फिर मिटाऊं इसको।
उमवी खिलाफत जो है आपको पता होना चाहिए, इसकी एक ख़ास बात यहाँ पर इसी टाइम पीरियड में, ये उमवी खिलाफत जो चली थी 661 से लेके 749 तक, इसी में 749 से पीछे आ जाइए, ये 712 AD का टाइम पीरियड आ जाएगा, 712 AD का टाइम पीरियड आ जाएगा। इराक़ फतह हो चुका था पूरा का पूरा, इसके गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ, और इनके 17 साला भतीजे थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD में हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे और दामाद भी थे मोहम्मद बिन कासिम को मुस्लिम आर्मी दे के, रोड के ज़रिए नहीं, रोड के ज़रिए नहीं, बल्कि किस चीज़ के ज़रिए? शिप के ज़रिए, पानी के जहाज़ के ज़रिए, ठीक है। समंदर के रास्ते से मुसलमान आए थे और उन्होंने कहाँ अटैक किया था? इंडिया में। पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त। मौजूदा पाकिस्तान का जो कराची है, कराची का जो साहिल है, पता है ना, उसके थोड़ा सा आगे जाके ये मकाम आ जाता है जिसको दीबल कहते हैं, दीबल। अब ज़रा पाकिस्तान के नक्शे को भी आप ज़रा एक मिनट ज़रा जहन में लेके आ जाएं ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। ये पाकिस्तान का जो नक्शा है, ये इस तरह से, ये सिंध कहलाता है हमारा। इसके बाद ये याद रहे कि यहाँ समंदर है, इस साइड पे समंदर है सारा, कराची का जो समंदर है, इसी सिंध में ये कराची आ जाता है। ये सिंध हो गया और इसी सिंध में ये कराची आ जाता है, और कराची का ही ये एक जगह थी जिसको दीबल कहते हैं। यहाँ पर मुसलमान आए थे जहाज़ों पे बैठ के, मुस्लिम आर्मी, किसकी क़यादत में? सपे सालार कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर इन्होंने अपने जहाज़ रोके। उस वक्त सिंध जो है, इस पर किसकी हुकूमत थी? मुसलमान तो पहली दफ़ा ही आए थे ना, ये पहली एंट्री थी मुसलमानों की। इसको मत भूलिएगा कि ये सिंध किसका इलाका है? पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का सूबा। पाकिस्तान किसका हिस्सा था पहले? इंडिया का। तो ये मत भूलिएगा, पाकिस्तान के साथ ये पूरा इंडिया है, ये आ गया, ये पूरा इंडिया है। पाकिस्तान तो बाद में बना ना, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बना दिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बाद में बनना है। तो ये सिंध है, पंजाब है, ये पंजाब आ गया, ये बलूचिस्तान है, और उसके बाद ये KPK आ जाता है, ये ऊपर टॉप पे कश्मीर आ जाता है, टॉप पे ये कश्मीर आ गया, ये KPK आ गया, और ये पंजाब आ गया, बलूचिस्तान, ये सिंध आ गया। उसके बाद ये इंडिया चल रहा है अभी आगे, ये मत भूलिएगा, इंडिया चल रहा है। यहाँ पर दिल्ली भी है और दूसरी रियासतें जो इंडिया की मौजूद हैं। सब जगहों पर किसकी हुकूमत है? हिंदुओं की हुकूमत है। इंडिया पर किनकी हुकूमत थी? हिंदुओं की थी। समझ आ रही है बात? तो मुसलमान तो अभी आए नहीं ना, अब आए मुसलमान पहली दफ़ा। कौन से मुसलमान थे? मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी के साथ। किसके ज़रिए आए थे? शिप्स के ज़रिए। कहाँ से आए थे? हाँ, ज़रा रिकॉल करें, कहाँ से आए थे? अरब से। सऊदी अरब से आए थे, हिजाज से आए थे, मक्के मदीने से नहीं भाई, आगे निकल जाइए, अरब से आगे निकल जाइए। अरब के ऊपर याद है मैंने क्या बनाया था? ये सऊदी अरब था, तो इसके बराबर में ईरान है, यहाँ पर इराक़ है। यहाँ से समंदर का रास्ता निकलता है, सी रूट निकलता है, समंदर का रास्ता। तो बाय समंदर के रास्ते ये आए थे, ठीक है, इराक़ से होते हुए यहाँ पर ये इंडिया आए थे। समझ आ गई बात आपको? तो बहरहाल ये और बहुत डिटेल है, मैं इसमें तो जाना नहीं चाहता वरना बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। हमारा मकसद ये, हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में पहले मुसलमान आया कौन? मोहम्मद बिन कासिम और इनकी आर्मीज़, ये पहले अरब मुसलमान थे इस तरह से जो इंडिया में पहुँचे थे। बात अगर क्लियर नहीं हो रही हो तो वीडियो पीछे करके ज़रा दोबारा तफसील से देखें। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए, ख़ास तौर पर ज्योग्राफी में बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी। बहरहाल ये कौन सा टाइम पीरियड था? 712 AD। कौन सा है? उमवी खिलाफत चल रही है। मोहम्मद बिन कासिम जब दीबल के रास्ते आगे आए, यहाँ राजा दाहिर की हुकूमत थी, राजा दाहिर को शिकस्त दी, कराची पे कब्ज़ा किया। कराची के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आगे हैदराबाद, हमारा हैदराबाद, मेरा शहर हैदराबाद, इस पे कब्ज़ा किया और इस तरह आगे बढ़ते रहिए। सक्खर, मीरपुर ख़ास, रोहड़ी और सिंध ख़त्म हो जाता है फिर, ठीक है ना। कराची से आप आगे बढ़ते रहें, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास,
रोहड़ी आ जाता है, सिंध का एंड हो जाता है। जहाँ सिंध का एंड होता है उसके बाद जो है पंजाब शुरू हो जाता है। पंजाब में मुल्तान आता है। आपको पता है ये मुल्तान जो अभी पंजाब का एक शहर है, पहले ये सिंध का हिस्सा था जी। ये सूबा है सिंध का, या सिंध जो इलाका था सारा का सारा, मुल्तान उसका हिस्सा था, मुल्तान उसका शहर था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध फतह करते करते मुल्तान तक पहुंच गए थे, यहाँ तक, मुल्तान तक बस। अभी इंडिया पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ये मत भूलिएगा। अभी तो मुसलमान आगे और पहुंचेंगे ना। 712 में मुसलमान यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ सिंध से आगे। सिंध को कैप्चर कर लिया था मुसलमानों ने। ये पहली आमद थी मुसलमानों की, फर्स्ट टाइम। कब? 712 में। अब 712 से आगे हम चलेंगे। ये उमवी खिलाफत 749 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अब्बासी खिलाफत शुरू होगी। अब्बासी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत शुरू होगी। इसका टाइम पीरियड कब होगा? जब ये खिलाफत ख़त्म हुई है इस फैमिली की। ये भी दूसरी फैमिली है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में खिलाफत ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। अबू अल अब्बास, अबू अल अब्बास, ये इसके फाउंडिंग फादर थे। अबू अल अब्बास इसके फाउंडिंग फादर थे। इन्हीं के नाम के ऊपर फिर क्या हुआ कि ये पहले खलीफा बने, अबू अल अब्बास। उसके बाद इनके बेटे बने, उसके बाद इनके बेटे बने, उनके बेटे बने, उनके बेटे बने, उनके बेटे बने। ये आपने हारून रशीद का नाम सुना है ना? हारून रशीद, हारून रशीद जो है वो अब्बासी खलीफा थे, यानी कि अबू अल अब्बास की फैमिली में से ही थे। समझ में आ रही है बात? बहरहाल यहाँ से चलते हैं, मुख्तसर करते हैं इसको। 749 से आगे फिर क्या हुआ होगा? 749 से 100 साल आगे और ले जाइए, एक ही फैमिली में खिलाफत चल रही है, ये मत भूलिएगा। 749 से आगे आ जाइए, 800, 900, 1000, 1100, 1200, तकरीबन 500 साल तक इसी फैमिली में खिलाफत चलती रही है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो इसी के दौरान, थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो फातमी खिलाफत भी चली है। और उसके बाद जो खिलाफत चली है वो उस्मानी खिलाफत चली है। याद आ गया आपको? कनेक्शन बन रहा है। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा? उमवी खिलाफत पहली, और उसके बाद जो है वो अब्बासी खिलाफत। तीसरी खिलाफत मैंने छोटी सी बताई है आपको, फातमी खिलाफत। और चौथी खिलाफत जो है वो उस्मानी खिलाफत। 1200 से ऑनवर्ड आगे चले जाइए, उस्मानी खिलाफत चल रही है। 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1924 में जाके उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो गई। टाइम पीरियड याद रखें। उमवी खिलाफत का टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 100 साल है। अब्बासी खिलाफत का टाइम पीरियड 750 से आगे 1200 तक लगा लें, 500 साल बनता है। उसके बाद 100 साल लगभग शायद मुश्किल से बने फातमी खिलाफत के। उसके बाद उस्मानी खिलाफत जो 1200 से चली है, 1200 से उस्मानी खिलाफत जो चली है, ठीक है ना। आज दुनिया में खलीफा कहीं नहीं है। हमारे जहन में ये बात आती है ना, खलीफा कहाँ गए? तो 1200 से 1300 उस्मानी खिलाफत चल रही है। अब 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 1924, ये वो साल है जब इस्लाम के अंदर से जो खलीफा का सिस्टम शुरू हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक से। कब शुरू हुआ था? याद है? 1924 से पीछे चलें, 632 AD हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा। ये खिलाफत का सिस्टम आगे चला, दूसरे खलीफा में, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा, पाँचवें खलीफा हज़रत इमाम हसन। उसके बाद मौरूसी खिलाफत शुरू हुई। पहली फैमिली कौन सी आई? उमवी खिलाफत, 100 साल रही है। उसके बाद अब्बासी खिलाफत आई, 500 साल रही है, 1200 तक, ठीक है। और उसके बाद फातमी खिलाफत थोड़े टाइम रही। उसके बाद उस्मानी खिलाफत जो है वो चली है। कितने साल उस्मानी खिलाफत चली है देखें ज़रा आप। सल्तनत उस्मानिया जिसको कहते हैं, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 1924 में जाके खिलाफत का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका था। मुसलमानों की दुनिया में से खलीफा का टाइटल ख़त्म कर दिया गया था। ये निज़ाम खिलाफत
ख़त्म कर दिया गया था 1924 में। इसकी वजूहात क्या थी ये तो हम आगे चल के देखेंगे। ये याद रखें 1924 से और आगे चलें तो फिर क्या होगा, 1947 आ जाएगा जिसमें पाकिस्तान बना था, जिसमें पाकिस्तान बना था, ये बात याद रखें। तो बहुत डिटेल है इसके अंदर, बहुत डिटेल है। अगर मैं इसके ऊपर बात करने लग जाऊँ ना और मज़ीद तो पता नहीं कितनी वीडियोस बन जाएं, हम तो इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं कर सकते ना। तो पूरी हिस्ट्री है ना, कहाँ से चली है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से आगे सेकंड लास्ट पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लास्ट पैगंबर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद AD BC टाइम पीरियड चल रहा है, AD टाइम पीरियड, उसके बाद AD टाइम पीरियड के अंदर जो है वो 571 AD, 610 AD, 622 AD, 632 AD, 634 AD, ये डेट्स साल जो है ना, साल ये सारे के सारे एक साथ लिख लें आप। फिर 632 से 634 AD, फिर 634 से 644 AD, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। 644 AD से 656 AD और 656 AD से 661 AD, चौथे खलीफा हज़रत अली की शहादत हुई है। 661 AD से आगे 749 AD उमवी खिलाफत चली है, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद अब्बासी खिलाफत 749 से आगे चली है, 800, 900, 1000, 1100, 1200। उसके बाद फातमी खिलाफत, उसके बाद उस्मानी खिलाफत, कब, 1924 तक। बहरहाल ये सारी तफसील हो गई। हमारा मकसद पाकिस्तान स्टडी के अंदर हम कंसंट्रेट करें तो सिर्फ हिंदुस्तान या इंडिया तक है। 712 में ये बात हम देख चुके कि मुसलमान आ चुके, 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री हो चुकी है। किस जगह पर, सिंध में। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, अभी भी बहुत बड़ा मुल्क है। ये हिंद कहलाता था पूरा का पूरा। इस पूरे के अंदर सिर्फ ये एक जो सिंध था, सिंध, इसको फतह किया था मुसलमानों ने। आगे पंजाब भी है, आगे KPK भी है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये यहाँ से ये भी हुआ, ये भी हुआ, उसके बाद ये दिल्ली आ जाता है, बम्बई आ जाता है, और यूपी आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। पता नहीं कितना, इतना बड़ा इंडिया है ये, बहुत बड़ा इंडिया है। इसमें जो ख़ास जगह थी वो थी दिल्ली। हमारे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। अमेरिका का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। DC के फुल वर्ड है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ये भी नोट्स में डालने काम आ जाएगा शायद कहीं। चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग। इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली पहले दिल्ली था और उससे पहले ये दिल्ली था। ये इंडिया का कैपिटल था। एक बात आसान सी मुझे बता दीजिए, आप अगर किसी आर्मी से जंग करते हैं तो उस आर्मी का, अगर आप उस आर्मी को हराना चाहते हैं तो उसका कोर पर्सन कौन सा है, सबसे अहम तरीन बंदा उसका कौन सा होगा? एग्जैक्टली सपे सालार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सपोज करें अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मर जाता है, आप उसको मार देते हैं, सपे सालार को मार देते हैं, तो आर्मी की कमर टूट जाएगी। यही होगा ना भाई, फौज का सपे सालार ही मार दिया, पीछे कुछ नहीं बचा ना। बात को ज़रा समझिएगा। बिल्कुल इसी तरह जो मुल्क होते हैं उनके अंदर जो कैपिटल होता है, जो दारुल हुकूमत होता है, दारुल खिलाफा होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। हिंदुस्तान में ये जो दिल्ली था ये बड़ी अहमियत का हामिल था। समझ में आ गई बात? इसको कैप्चर करना ज़रूरी था दिल्ली को, और मुसलमानों ने बाद में इसको कैप्चर किया, तब जाके मुसलमानों की हुकूमत बनी इंडिया में। आपको पता है इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत की है, 800-900 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। मुग़लों का नाम सुनते हैं, मुग़ल बादशाह। ये मुग़ल इंडिया में आए कैसे थे? क्या उससे पहले कोई आया था? बिल्कुल आए थे। कब आए थे? 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। भाई मोहम्मद बिन कासिम तो सिंध तक ही रहे थे ना सिर्फ, अभी तो पूरा इंडिया पड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा इंडिया पड़ा हुआ है, अभी तो सिर्फ सिंध कैप्चर हुआ है। ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि कौन सी जगह से दूसरे मुसलमान कौन से उठे थे। 712 के बाद 800 हुआ, 900 हुआ, 712 के बाद 800 हुआ। अब हमें देखना है, ज़रा लोकेट करना है, ठीक है, कि यहाँ पर इंडिया में मुसलमान दूसरी एंट्री, ये पहली एंट्री थी, दूसरी एंट्री मुसलमानों की कब हुई, इसको ज़रा जहन में रखना। तो 800 हो जाएगा, फिर 900 हो जाएगा, 1000 AD हो जाएगा। ये टाइम पीरियड
1000 AD का। कब? अब इसके लिए ज़रा 1000 AD, 900 और 1000 AD के दरमियान का टाइम पीरियड है जब मुसलमानों ने दोबारा इंडिया पर हमले शुरू किए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स में डाल लीजिए। 900 AD से 1000 AD के दरमियान दोबारा मुसलमानों ने इंडिया पर हमले शुरू किए। कितने सालों बाद? लगभग 300 साल बाद। 712 में जितना सिंध फतह हो गया था। उसके बाद मुस्लिम आर्मीज़ इंडिया में नहीं आई, ये बात ज़हन में रखिएगा। 800 हो गया, मुस्लिम आर्मीज़ नहीं आई। 900 हो गया, मुस्लिम आर्मीज़ नहीं आई। 900 के एंड में और 1000 के दरमियान, तब ये 900 के एंड में जाके, 900 AD के आखिर में जाके, 997 कर लें आप, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तब जाके दोबारा मुस्लिम आर्मीज़ जो है इस साइड पर इंडिया की तरफ आई थी। कौन आया था भाई? कौन आया था? कुछ याद आ रहा है? इसके लिए दोबारा आपको ज़रा एशिया का नक्शा अपने सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बोलूँगा समझ में नहीं आएगी बात। मैंने कहा ना, ज्योग्राफी के बगैर बात बनेगी नहीं। दोबारा ज़रा ज्योग्राफी देखते हैं एशिया की। ये एशिया का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोने पे आ जाइए, ये हो गया हिंद, ठीक है, ये हो गया हिंद। इसके साथ क्या है? ईरान। इसके साथ क्या है? अरब। इसके ऊपर क्या है? इराक। इसके ऊपर क्या है? शाम, ठीक है। ईरान के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है। हिंद को थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं। तो ये हिंदुस्तान है पूरा, और इसके साथ ये ईरान। पाकिस्तान अभी नहीं बना। ये ईरान, अफगानिस्तान, ये अरब आ गया, मक्का मदीना, ये इराक, शाम। अब ज़रा ये देखिएगा कि यहाँ से अफ़गानिस्तान के साथ जो है एक मुल्क लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ, जिसको तुर्किस्तान कहते हैं। तुर्किस्तान। अच्छा है। ये हिंदुस्तान के साथ ऊपर क्या है ये भी बता दूं आपको, ये मंगोलिया है। मंगोलिया, सॉरी, चाइना। चाइना, इंडिया के साथ चाइना, और आगे ये मंगोलिया लगता है, मंगोलिया। तो ये हिंदुस्तान हो गया, उसके ऊपर चाइना है, फिर ये मंगोलिया है, और हिंदुस्तान के बराबर में ईरान है, उसके बराबर में अरब है। अफ़गानिस्तान भी यहीं पर है, इराक ये रहा, शाम ये रहा, तुर्किस्तान ये रहा। ये जो तुर्किस्तान है, आपने ज़रा इसको समझना है कि तुर्किस्तान से कौन आया था जिसने हिंदुस्तान पर हमले किए थे। किसने हमले किए थे हिंदुस्तान पर? 17 हमले किए थे मोहम्मद बिन, उन्होंने 17 हमले किए थे। किसने किए थे ये 17 हमले? ये 17 हमले किए थे महमूद गज़नवी ने। महमूद गज़नवी ने। महमूद गज़नवी किस वजह से गज़नवी कहलाते थे? गज़नी की वजह से। गज़नी ये क्या था? गज़नी एक शहर था। किस जगह पे था ये? इधर था, ये अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में ये गज़नी कहलाता था, गज़नी। तो यहाँ से जो है वो महमूद गज़नवी, इस गज़नी से जहाँ इनकी हुकूमत थी, ये तुर्किस्तान पूरा एक साथ ही कर दूँ ज़रा, अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान एक ही, आप इसको समझें फ़िलहाल। यहाँ से ही आगे चले थे महमूद गज़नवी, यहाँ से आगे चले थे, और उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। ये मत भूलिएगा कि हिंदुस्तान के बीच में क्या था? दिल्ली। दिल्ली क्या था? दिल्ली दारुल हुकूमत था इंडिया का। हिंदुस्तान पर 17 हमले तो किए महमूद गज़नवी ने अपने टाइम पीरियड में, लेकिन उन्होंने कोई बाकायदा हुकूमत कायम नहीं की। ये कब का टाइम पीरियड है? 1000 AD, इसको कर लें, 1000 AD। एग्जैक्ट डेट्स में नहीं लिख रहा, 1000 AD। इस टाइम पीरियड में महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमले किए, ठीक है, लेकिन हुकूमत नहीं बनाई। हमले करके वापस दोबारा गज़नी चले गए। यहाँ पर एक और हुकूमत थी जिसको गौर कहते हैं, गौर। इसी से बनता है, गौर से
गौरी, और इसी गौरी से बनता है क्या, सुल्तान मोहम्मद गौरी। सुल्तान मोहम्मद गौरी, इनका कोई बेटा नहीं था, सुल्तान मोहम्मद गौरी का इनकी कोई औलाद नहीं थी। 1206 में इनका इंतकाल होता है, 1206 में इनका इंतकाल होता है। याद रखिएगा टाइम पीरियड, 1000 AD और 1206। 1000 में महमूद गजनवी 17 हमले किए तुर्किस्तान गजनी से दिल्ली पे, सॉरी इंडिया पे, हुकूमत नहीं बनाई, वापस आ गए। यहीं पर दूसरा जो शहर है जिसको गौर कहते हैं, उसी से सुल्तान मोहम्मद गौरी कहलाए। इन्होंने जब हमले शुरू किए तो बाकायदा इन्होंने पहली मुस्लिम हुकूमत बनाई, वापस नहीं गए सुल्तान मोहम्मद गौरी, इस बात को जहन में रखिएगा। इनका इंतकाल हो गया था 1206 में, तो उससे पहले इन्होंने इंडिया को फतह कर लिया था, पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था किन्होंने, और ख़ास तौर पर पूरे इंडिया को तो नहीं किया था, खैर ये दिल्ली जो दारुल हुकूमत था, ये दारुल हुकूमत जो दिल्ली था, इसको कैप्चर कर लिया था। किसने? सुल्तान मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुल्तान मोहम्मद गौरी, इनका तो इंतकाल हो गया 1206 के अंदर, सुल्तान मोहम्मद गौरी का। इससे पहले ही इन्होंने जो है वो इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था, दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था। ये पहली बाकायदा हुकूमत थी। उसके बाद इनके जो ग़ुलाम थे वो बड़े पावरफुल थे। इनकी आर्मी के बहुत सारे जनरल जो थे वो क्या थे, वो इनके अपने ग़ुलाम थे। कभी ग़ुलाम थे, उनको इन्होंने तरबियत दी और आगे जो है उनको अपनी फ़ौज में जनरल बना दिया, सपे सालार बना दिया। उन्हीं में से एक ग़ुलाम जो था, क्योंकि औलाद तो थी नहीं सुल्तान मोहम्मद गौरी की, एक जो ग़ुलाम था जो कि जनरल भी था, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, उसने दिल्ली में जो है वो अपनी फैमिली का आगाज़ किया। दिल्ली में सबसे पहले हुकूमत जो है, ये टाइम पीरियड कहलाता है, कौन सा वाला, ये कहलाता है ख़ानदान ग़ुलामा, इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, ख़ानदान ग़ुलामा। वजह क्या थी? क्योंकि इनका जो आज़ाद करदा ग़ुलाम था उसने यहाँ पर पहली हुकूमत कायम की थी। कैप्चर तो सुल्तान मोहम्मद गौरी ने कर लिया था दिल्ली को, लेकिन यहाँ पर हुकूमत उसके बाद किसकी हुई? इनके आज़ाद करदा ग़ुलाम की। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। पहला जो था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम क्या था। बहरहाल सल्तनत ग़ुलामा कहलाती है ये, सल्तनत ग़ुलामा। शॉर्ट करते हैं अभी काफ़ी, वरना फिर डिटेल बात हो जाएगी। सल्तनत ग़ुलामा। अब ये जो इसके बाद सल्तनत ग़ुलामा चली, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी डायनेस्टी, दूसरी फैमिली ने फिर हिंदुस्तान पर हुकूमत की। फिर तीसरी फैमिली आई, ये तुगलक फैमिली कहलाती है, तुगलक। चौथी फैमिली जो है वो सैयद फैमिली कहलाती है, और पांचवी फैमिली जो है वो लोधी फैमिली कहलाती है। पहली फैमिली जिसने हुकूमत की, अब फैमिली से समझ जाइएगा फैमिली वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो सल्तनत ग़ुलामा फर्स्ट फैमिली है, इसमें पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा बादशाह बनते चले गए। टाइम पीरियड याद रखिएगा 1206 से ऑनवर्ड, 1300 हुआ, 1400 हुआ, 1500 हुआ। ये 300 साल का टाइम पीरियड है। हिंदुस्तान पर मुसलमान ही हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ फैमिलीज़। पहली फैमिली जो है वो सल्तनत ग़ुलामा, दूसरी फैमिली जो है वो खिलजी फैमिली कहलाई, तीसरी जो है वो फैमिली तुगलक फैमिली कहलाई, चौथी फैमिली जो है वो सैयद फैमिली कहलाई, और पांचवी फैमिली जो है वो लोधी फैमिली कहलाई। और इस लोधी फैमिली का जो आखिरी बादशाह हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इसको शिकस्त किसने दी थी? आप ये सबको ही पता होगा ना, तो सुना भी होगा भाई हिंदुस्तान पर किसकी हुकूमत थी? मुग़लों की हुकूमत। बस आपकी मालूमात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। मुग़लों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। भाई मुग़ल आए थे तो कहाँ से आए? पहला मुग़ल बादशाह कौन था? वो जब हिंदुस्तान में पहला मुग़ल बादशाह आया
तो उससे पहले हिंदुस्तान पर किसकी हुकूमत थी? तो उसके बाद ये जो छठा टाइम पीरियड शुरू होता है वो मुग़लों का शुरू होता है। पहले जो मुग़ल बादशाह थे वो कौन से थे? ज़हीरुद्दीन बाबर। और ये टाइम पीरियड कौन सा था? 1526 का, 1526, ठीक है, पहले मुग़ल बादशाह। अब मुग़ल फैमिली शुरू हो रही है हिंदुस्तान पर 1526। पहले मुग़ल बादशाह कौन है? ज़हीरुद्दीन बाबर। देखें सारी चीज़ें लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए सुन सुन के नोट करते रहें। इसको दोबारा समराइज़ करूँगा मैं, ठीक है। 1526 में पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, दूसरे मुग़ल बादशाह आए, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह करते करते 17 मुग़ल बादशाह जो है वो गुज़रे हैं हिंदुस्तान में। जो आप नाम सुनते हैं, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, ये सब मुग़ल बादशाह हैं बड़े बड़े, औरंगज़ेब, आलमगीर। समझ में आ रही है बात आपको? ये सिस्टम चलता रहा। और उसके बाद जो है लगभग 1526 से क्या हुआ? 1600 हुआ, 1700 हुआ, 200 साल तक तकरीबन जो है 200-300 साल तक ये मुग़लों की हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम रही। उसके बाद 1700 से आगे 1800 हुआ। ये 1700 और 1800 का जो टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर जो है वो मुग़लों के हाथ से हुकूमत जा रही थी हिंदुस्तान की। और किसकी हुकूमत आ रही थी? अंग्रेज़ों की हुकूमत आ रही। किसकी हुकूमत आ रही थी यहाँ पर हिंदुस्तान में? अंग्रेज़ों की हुकूमत आ रही थी। ये टाइम पीरियड याद रखना, 1700 से 1800 तक। आखिरी मुग़ल बादशाह, मुग़लों की हुकूमत मुकम्मल हिंदुस्तान से कब ख़त्म हुई? 1800 से 1857 कर लें, 1857। 17th मुग़ल बादशाह, 17 मुग़ल बादशाह, इनका आपको पता होना चाहिए, इनका फ़ोटोग्राफ भी है, लाइव फ़ोटोग्राफ भी है। बहादुर शाह ज़फ़र जिनका नाम, ठीक है। 1857 की जो जंग हुई थी उसमें क्या हुआ था कि ये जो मुग़ल बादशाह हैं, मुग़लों का दौर जो है हिंदुस्तान से ख़त्म हो चुका था। इंडिया मुकम्मल जो है 1857 की जंग आज़ादी के बाद इंडिया मुकम्मल किसके कंट्रोल में आ गया था? अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया था। अंग्रेज़ कहाँ से आए थे? मत भूलिएगा, कौन से कॉन्टिनेंट से आए थे? यूरोप से आए थे। किस कंट्री से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। ये एक अलग डिटेल है किस लिए यहाँ पर आए थे। वो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, तिजारत करने आए थे इंडिया। मुग़लों के दौरे हुकूमत में धीरे धीरे उन्होंने जो है वो एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों पे कब्ज़ा उन्होंने करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। ये एक दिन में अंग्रेज़ों ने इंडिया को काबू नहीं किया। ये मैं बता दूं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो अंग्रेज़ों को 100 साल लगे हैं। 1700 से लेकर 1800 तक 100 साल लगे हैं पूरे अंग्रेज़ों को इंडिया को कैप्चर करने में। और मुकम्मल कैप्चर कब किया? 1857 में, 1857 में। उसके बाद पूरे इंडिया में सिर्फ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। 1857 के बाद क्या हुआ? आगे 1900 आया, और 1900 आने के बाद आगे और टाइम पीरियड चला, 1947 आ गया, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। पाकिस्तान बनने के पीछे पूरी तहरीक चली थी हिंदुस्तान में। इसको तो हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जाके यहाँ पर मैं इसीलिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। 1947 में पाकिस्तान बना था, उससे पहले तहरीक पाकिस्तान चली थी, पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर बेसिकली हम इसी को देखना चाहते हैं, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान जो है, इसमें ये आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम तीसरे पार्ट में ही मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा तीसरे पार्ट के अंदर आपकी बुक के अंदर जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, जिनके मायने आपको नहीं पता, उसकी वजह से आपको रट्टा लगाना पड़ता है, वो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखूंगा और उनका मतलब भी लिखूंगा, वो भी आपको समझाऊंगा साथ साथ तीसरे पार्ट के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं अभी, ठीक है। दोबारा इसको वीडियो को एक दफ़ा और देख लीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको किसी तरह समराइज़ कर दूं, लेकिन इतनी बड़ी हिस्ट्री है, वो समराइज़ होते 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 भी जो है ना 2 वीडियोस बन गई। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब तीसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान स्टडी के अंदर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है
क्या ज़रूरत है इसको चैप्टर नंबर 1 पर रखने की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।